Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. First question for today is Global TB Report 2025 is released by which organization? Most important for prelims, तो वो आपको पता होना चाहिए. It is simply released by WHO, है ना, याद होना चाहिए आपको एग्जैक्ट. दूसरी बात, इसमें खास बात क्या है, वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ और इंडिया के लेवल पे भी बात करूँ, दोनों ही लेवल पे डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टीबी केसेस देखा गया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और कितना डिक्लाइन देखा गया वो भी आपको पता होना चाहिए. 12% एट ग्लोबल लेवल एंड 21% एट इंडियन लेवल, है ना. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए, अगर हम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. सिंपली WHO, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं मतलब यूपीएससी के. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ WHO व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिक्लाइन, है ना. 12% ग्लोबल, 21% इन इंडिया. तो ए ऑप्शन. ठीक है, इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल. ना भी पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्लाइन है, बिकॉज कई बार क्या होता है ऑप्शन में सिंपली देखो एग्जैक्ट फैक्ट यूपीएससी नहीं पूछता, इट्स नॉट स्टेट पीएससी, है ना. चलो एक दो तीन क्वेश्चन तो वैसे भी आ ही जाते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने होते हैं. बट देखा जाए तो यूपीएससी जस्ट ट्राइज टू टेस्ट योर लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कितना एक्टिवली अपने ब्रेन को अप्लाई कर पाते हैं. ये सिंपली ऐसे दे देंगे कि डिक्रीजिंग केसेस. अब ये आपको ना भी पता होता तो आपको पता आपके अराउंड टीबी के केसेस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं इंडियन लेवल पे. ये तो एक जनरल आइडिया है ना, आपको कोई फैक्ट की नीड नहीं होती है, ये आपको आसपास दिखता है अपने सोसाइटी में ना. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. टीबी किसकी वजह से होता है, सबको ही पता होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना. इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज, इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. ये आपको पता होना चाहिए, टीबी का बैक्टीरिया. ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट. ठीक है, और टीबी आपका दो टाइप का होता है ना. एक तो आपका जो यूजुअली मतलब जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कॉमन है, दैट इज़ पल्मोनरी टीबी, जो आपका लंग्स को अफेक्ट करता है. और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मतलब कि पल्मोनरी के अलावा, है ना. तो लंग्स के अलावा किसी और पार्ट में, जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, ये सब में, है ना. तो इसको आपको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. ट्यूबरक्लोसिस कैन बी क्लासिफाइड एज द टर्म एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एनी अदर पार्ट देन लंग्स, है ना. इजी क्वेश्चन. ठीक है, तो टीबी आपका काफ़ी जगह पे होता है, आपको पता भी है, लंग्स के मतलब अलावा भी, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर टीबी अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, है ना. तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ का कोर्स होता है, स्टैंडर्ड कोर्स, है ना, जिसमें आपका 2 मंथ का और 4 मंथ का, ऐसे दो फेज होते हैं. फर्स्ट फेज 2 मंथ का, सेकंड फेज 4 मंथ का. ठीक है, फर्स्ट फेज 2 मंथ का जो होता है उसको बोला जाता है इंटेंसिव फेज. फिर 4 मंथ क्या होता है, कंटिन्यूस फेज, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूस फेज. 6 मंथ्स. ठीक है, स्टैंडर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीआई. जीआई टैग क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ इकोनॉमी में. जीआई टैग ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जिनका कोई स्पेसिफिक ओरिजिन हो, जिनकी कोई खास बात हो. जैसे हम बोलते हैं ना अपने आसपास कि यार वहाँ की ना ये चीज़ बहुत फेमस है, तो वहाँ की ये चीज़ जो हम बोलते हैं ना कि मान लो कहीं पे आपका कोई टेक्सटाइल स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोई आर्ट फेमस, कुछ भी मतलब आपका कोई खाने की चीज़ फेमस है, तो हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो जहाँ की चीज़ जो फेमस है, एक तो वहाँ के लोगों का वो ट्रेडमार्क हो, मतलब कि ऑथेंटिसिटी उस चीज़ की बनी रहे. ऐसा नहीं है कि उस नाम पे 10 जगह पे चीज़ें बन रही हैं, कि मैंने बोल दिया कि वहाँ की एक मान लो कोई आपका कुछ भी बोलते हैं, लाइक अगर मान लो मैं कुछ आपका आम बोल दूँ. ठीक है, तो अगर कहीं के आम अगर फेमस है, जैसा आपने सुना होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ अल्फोंसो आम होते हैं, महाराष्ट्र से फेमस है ना. तो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह से फिर उस चीज़ का कॉपी किया जाए. तो इसके लिए आपका देखो ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस को प्रमोट करने के लिए, और जो आपका किसी जगह के लोग अगर किसी चीज़ को ऑथेंटिसिटी है, तो उस वो जो क्वालिटी है उसको एक तरह से आपका सेफ गार्ड करने के लिए, जो भी आपका, जैसे मान लो अगर मैं कॉपीराइट या आपका जैसे जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती हैं किसी एक चीज़ के नाम पे 10 चीज़ें, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए जीआई टैग होता है चीज़ों के लिए. ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जिनकी कोई खास क्वालिटी है, वो जिस कुछ खास जियोग्राफिकल एरिया से मतलब आपका लिंक्ड होती हैं, या कुछ उनका खास ओरिजिन है.
तो उनको जीआई टैग दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इज करेक्ट? इट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर इनोवेटिव इन्वेंशंस, बिल्कुल गलत, इन्वेंशन जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स, नहीं, एंड कैन नॉट, बिल्कुल गलत। इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स, जीआई टैग रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स एंड ऑल्सो इट कैन बी रिन्यूड, है ना। तो इट प्रोटेक्ट्स गुड्स लिंक टू अ स्पेसिफिक, बिल्कुल सही, ये सही है। नेक्स्ट इज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPIIT, बिल्कुल सही। एंड ये गलत है, जॉइंटली नहीं होता, ये करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ जीआई रजिस्ट्रेशन, अभी बताया कितने साल, 10 साल, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और रिन्यू कर सकते हैं आप एज लॉन्ग एज लाइक जितना टाइम आप चाहें, आप कितनी बार रिन्यू कर सकते हैं, 10 साल के बाद। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज ओवरसीज द जीआई रजिस्ट्रेशन? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जीआई रजिस्ट्रेशन की जब बात हो रही है तो इसको ओवरसी करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, है ना, क्योंकि इसी चीज़ से रिलेटेड है जीआई टैग्स, है ना, कि एक तरह का आपका ट्रेडमार्क ही है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, द लीगल फ्रेमवर्क, तो जीआई इंडिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए लीगल फ्रेमवर्क है आपका, एक एक्ट है, दैट इज जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, इट इज़ अ लाइक लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द जोग्राफिकल इंडिकेशंस इन इंडिया, है ना। और ये आपको फॉलो करता है जो WTO के ट्रिप्स आपका ऑब्लिगेशंस, है ना। नेक्स्ट इज द ट्रिप्स, WTO का ट्रिप्स, है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट, दैट इज ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, है ना। और इज एडमिनिस्टर्ड बाय सिंपली WTO का एग्रीमेंट है, आपको पता होना चाहिए ना, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब जो चीज़ें हैं इनको साथ डील करता है ये एग्रीमेंट, है ना। और आपका एक ट्रिम्स भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज CPI, तो CPI इन इंडिया इज कंपाइल्ड बाय सिंपली NSO अंडर MOSPI, ठीक है। और WPI भी होता है एक। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन की बात करता है, ये होलसेल लेवल पे। तो ये मतलब हमारी बात करेगा कंज्यूमर्स की, ये करेगा होलसेल जो बायर्स सेलर होते हैं ना। तो CPI में आपका हम क्या क्या चीज़ों से, हमें इन्फ्लेशन किस किस चीज़ का अफेक्ट करता है, गुड्स का भी सर्विसेज का भी, यहाँ पे सिर्फ गुड्स ओनली, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, WPI कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो NSO, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स? इट कवर्स बोथ, नहीं, अभी अभी बोला गुड्स ओनली। इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बिल्कुल सही है ना। इट इज़ यूज बाय RBI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बिल्कुल गलत, CPI यूज होता है, WPI नहीं। नेक्स्ट इज उर्जित पटेल कमेटी ऑफ 2014 इज रिलेटेड टू सिंपली इन्फ्लेशन टारगेटिंग, है ना। इसने सजेस्ट किया था कि आप क्या करो, इन्फ्लेशन को एक तरह से बिल्कुल ही इसके पीछे मत भागे रहो, इन्फ्लेशन को एक फ्लेक्सिबल लेवल पे टारगेट करो। मतलब कि इन्फ्लेशन कुछ हद तक नेसेसरी भी होती है। देखो, आपको मैंने बार बार बताया अपने लेक्चर्स में, इन्हीं लेक्चर्स में, दैट इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक डायरेक्ट लिंक होता है। आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी मतलब चीज़ें महंगी होगी, चीज़ें महंगी होगी तो जो उस चीज़ को बनाता है फैक्ट्री वाला, वो मोटिवेट होगा कि यार ये चीज़ ना महंगी बिक रही है तो मैं इसको और बनाता हूँ। तो बनाने के लिए क्या होगा, और लेबर चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी तो एम्प्लॉय करेगा वो लोगों को, तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई। लेकिन अगर महंगाई कम हो गई, चीज़ सस्ती बिक रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन कम होगी, चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती बिकना शुरू होगी, तो जो आपका जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है वो उस चीज़ को नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो उसको एक्स्ट्रा वर्कफोर्स की नीड नहीं होगी, तो इसलिए वो क्या कर देगा, ले ऑफ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका ये मतलब अगर मैं बात करूँ, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी होती है ना कम इन्फ्लेशन अच्छी होती है, एक बैंड होना चाहिए। दैट बैंड वाज सजेस्टेड कि आप 4 ± 2% आप देखो, मतलब कि 2 से 6% के बीच में अगर आपका CPI मूव कर रहा है तो इट इज़ ऑल ओके, यू डोंट नीड टू टेक मेजर्स, है ना। हाँ, लेकिन अगर इससे अगर आगे पीछे चला गया तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिर उस पर एक्ट करके इस तरह से इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, है ना। तो ये आपका पता होना चाहिए आपको, है ना, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। नेक्स्ट इज द फिलिप्स कर्व, मैंने अभी बताया, सिंपली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है। और ये कैसे होता है मैंने आपको अभी बताया, चीज़ें महंगी होंगी तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ों को वो उन चीज़ों को और ज़्यादा बनाएगा क्योंकि उसका फ़ायदा हो रहा है। तो और ज़्यादा बनाने के लिए अब नंबर ऑफ़ गुड्स अगर बढ़ानी है तो क्या करेगा, और लोगों को एम्प्लॉय करेगा, वर्क फोर्स तो एम्प्लॉय करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलिप्स कर्व मैंने कुछ दिन पहले आपसे लॉरेंस कर्व भी डिस्कस की थी वैसे ही। नेक्स्ट इज उम्मीद पोर्टल, है ना। उम्मीद पोर्टल, तो उम्मीद पोर्टल आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल पोर्टल रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टीज़, है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब क्या होता है ये आपको पता है, जैसे आपका मुस्लिम कम्युनिटी में जो रिलीजियस डोनेशन होता है प्रॉपर्टी का, उनको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो उन चीज़ों का एक तरह से आपका, एक तो उसको डिजिटाइज करना डेटा को ऑल ओवर इंडिया, फिर उनका मैनेजमेंट रिलेटेड, और उनका आपका जियो टैगिंग करना। जियो टैगिंग क्या होता है, जियो टैगिंग सिंपली आप कोऑर्डिनेट्स रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि किसी चीज़ के, किसी प्रॉपर्टी की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद पोर्टल किस रिलेटेड है, सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि ये रिलीजियस माइनॉरिटी का इशू है, ये आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026, जो सिंपली असेस करता है कि नेशंस, कौन कौन से नेशंस हैं जिनको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ेगा, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड आपके डिजास्टर्स होते हैं ना। तो ये रिपोर्ट आपका जर्मन वॉच ने रिलीज़ की है। इसमें इंडिया 9th नंबर पे है और टॉप 10 में और कोई नेशन नहीं है इंडिया के आसपास। मतलब बाकी नेशंस जो है वो ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी लीस्ट डेवलप्ड है ना, आपको पता होना चाहिए। तो सी जर्मन वॉच, है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियाज पोजीशन इज 9th, है ना, ये आपको पता होना चाहिए वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें क्लाइमेट रिस्क से। नेक्स्ट इज बॉन कन्वेंशन। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, बॉन किस कंट्री में है ना, बॉन जो अगर मैं बात करूं तो बॉन किस जगह की लोकेशन है। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड टू, आपको पता होगा सिंपली, इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज इन बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना। और आपका अगर मैं बात करूं जो ग्लोबल लेवल पे इनकी हैबिटेट होती है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं आपका बाउंड्री क्रॉस करके, तो उनकी हैबिटेट को भी कंजर्व करने की नीड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बॉर्न चैलेंज। अब फिर से बॉर्न चैलेंज आपको पता होना चाहिए 2011 में, है ना। ये क्या है, इट इज़ सिंपली रिलेटेड टू कि आप रिस्टोर करेंगे जो भी डीफॉरेस्टेड या इंडस्ट्री की वजह से डिग्रेडेड लैंड है, उसको आप रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर कैसे करेंगे, आप वहाँ पे आप क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये सब करेंगे, तो आप रिक्लेम करेंगे लैंड को, है ना। तो ये आपका कितना टारगेट है आपको पता होगा, 350 मिलियन हेक्टर्स ग्लोबल लेवल पे। इंडिया का है 26 मिलियन का टारगेट, है ना, बाई 2030, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बॉर्न चैलेंज। नेक्स्ट, G7 ग्रुपिंग इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ 7, आपको पता होगा ग्रुप ऑफ 7 सिंपली वर्ल्ड की टॉप डेवलप्ड जो कंट्री है, टॉप कंट्रीज उनकी बात होती है। तो यूके होगा ऑब्वियसली, कॉमन सेंस, यूएसए होगा, ठीक है, जापान होगा, फिर यूएसए है तो कनाडा होगा, कनाडा ने इवन बाद में ज्वाइन किया था बट स्टिल, जर्मनी होगा, फ्रांस होगा और इटली होगा। G7 हो गया ये, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार अब आपको पता होगा G8 बना था, जिसमें G7 में रशिया ने जब ज्वाइन किया था जी, तो आपका बना था ग्रुप ऑफ 8 भी बना था। लेकिन जैसे ही रशिया ने एनेक्सेशन किया क्रीमिया पेनिनसुला का, यूक्रेन, है ना, तो आपका क्या हो गया, G8 से रशिया को आपका सस्पेंड किया गया था, है ना। तो इससे G8 वापस G7 बन गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, आफ्टर रशिया सस्पेंशन इन 2040 G8, ठीक है, रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया पेनिनसुला, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। एंड बिफोर लाइक एंडिंग दिस वीडियो for today too, I will ask a few questions that if you know the answers about, I will just be happy if you just put the answers in comment section for the answers that you know. तो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा कि बॉन कहाँ पे है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हमने कन्वेंशन पढ़े काफ़ी सारे, जैसे बॉन कन्वेंशन पढ़ा जैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसल कन्वेंशन भी एक होता है, वो आप मुझे बताइए वो क्या है ना। और आप मुझे ये बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है आरबीआई की, और आपका गवर्नमेंट के 3 मेंबर होते हैं, आरबीआई गवर्नर इसका मतलब चेयर करते हैं, और इसका कोरम वगैरह आपको पता होगा 4 मेंबर्स का। बट आप मुझे ये बताइए एमपीसी का काम क्या है, ये जिस मतलब ये जो एमपीसी जो रेट डिसाइड करती है उस रेट का नाम क्या है, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो आपका बेंचमार्क रेट जो डिसाइड करती है वो कौन सी रेट होती है, वो आपका बैंक रेट होती है, सीपीआई रेट होता है, या कुछ और होता है, मुझे बताइए ना। तो सिंपल 3 ही क्वेश्चन है,
ठीक है. So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to just continue this series daily for you guys. And I will see you all in the next lecture. Thank you again.